Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4. Unit 4 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. Today's unit is about eating disorder. आज हम बात करेंगे eating disorder के बारे में. डेटा क्या कहता है इस बारे में वो हम जानेंगे. तो पहला जो वीडियो है आज का, उसमें हम बात करने वाले हैं सोशियो कल्चरल कंपैरिजन जो अमेरिका में होता है. देन दूसरी कंट्रीज़ में ईटिंग डिसऑर्डर कैसे प्रिवेलेंट है और इंडिया में इसका क्या हाल है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे. ये क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे यंगस्टर्स की हेल्थ ख़राब कर रहा है. इवन बहुत सारे लोगों की हेल्थ ख़राब कर रहा है. ऑल बिकॉज विदाउट प्रॉपर नॉलेज लोग स्लिम होना चाहते हैं अपनी हेल्थ को दांव पे लगा के. एंड कभी कभी स्टारवेशन इतना बढ़ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से कि इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है. तो ये क्या है ईटिंग डिसऑर्डर, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि पता ही है आपको कि हम खाने के लिए ही जीते हैं ज़्यादातर लोग. हम जीने के लिए नहीं खाते. ज़्यादातर लोगों का शौक़ होता है खाना खाना, तरह तरह के खाना खाना. इधर से कोई नई रेसिपी पता चलती है तो बना के खाते हैं, या कहीं रेस्टोरेंट में जाके कोई रेस्टोरेंट का पता चलता है अरे वहाँ पे कोई डिश अच्छी मिलती है तो वहाँ चले जाते हैं. एंड इन दैट कोर्स कई लोग वेट गेन कर जाते हैं ये कंसीडर किए बिना कि जो वो खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है या कितना हेल्दी नहीं है. और कई लोग तो कॉन्शियसली नहीं खाते, सिर्फ चखते हैं, चुगते हैं ये सोच के कि अरे हम मोटे हो जाएंगे. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बैक ऑफ द माइंड. कुछ लोग अपनी हेल्थ को कंसीडर ना करते हुए ओवर ईटिंग कर लेते हैं और ओवरवेट हो जाते हैं, जो अगेन एक डिसऑर्डर है जिसे हम ओबेसिटी के नाम से जानते हैं. ओवरवेट जब हो जाते हैं हम. और दूसरा वो है जहाँ पे लोग खाते ही नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं कि अरे हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी, हम मोटे हो जाएंगे इस तरह से. ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन खाते तो हैं हम. अब जब ईटिंग डिसऑर्डर हम किस चीज़ को बोलते हैं और क्या ऐसी बात है जिसको हम ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में ले आते हैं, वो हमें देखना है. ईटिंग डिसऑर्डर अभी रिसेंटली ही साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में लाया गया है और उसमें भी तरह तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी. लेकिन हम सबसे पहले जानें कि कौन लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. जिनमें उनमें आते हैं एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट विमेन. देखिए लेडीज़ का काउंट ज़्यादा है क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं अपने फिगर को लेकर और स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चली जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फिगर बिल्कुल आइडियल होनी चाहिए एज अ एक्ट्रेसेस और मॉडल्स. जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसके जो सिम्टम्स अगेन रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर. कभी कभी कोई बीमारी रीज़न हो जाता है कि बीमारी की वजह से ज़्यादा इंसान नहीं खा पाता, या खाता है तो उसके शरीर को लगता नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ में हो जाता है या कैंसर जैसी बीमारी में होता है जहाँ दवाइयाँ खाने की वजह से भूख नहीं लगती. वो तो डिफरेंट सिनेरियो है. एंड अगेन कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर भी एक कारण होता है जिसकी वजह से हम ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं. मेंटल डिसऑर्डर का क्या मतलब है? मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है जब इंसान के ऊपर किसी तरह का प्रेशर हो, कल्चर का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, और वो या खुद का ही लगाया हुआ एक ऐसा प्रेशर है कि भाई हमें तो अच्छा ही दिखना है चाहे जो भी हो जाए. तो वो भी ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं लोग. तो ईटिंग डिसऑर्डर के कई रीज़न हो सकते हैं. उनमें से दो मैंने बताया, एक बीमारी की वजह से हो सकता है या मेडिसिन की वजह से हो सकता है, या दूसरा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें हमारी सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है इंसान को या फिर कल्चर इन्फ्लुएंस करता है. और जो हमारा जो रियलिटी से परसेप्शन है वो हम किस तरह से बना लेते हैं कि हम दूसरों से इंस्पायर हो जाते हैं. तो जो 2-3 डिसऑर्डर हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं. एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है. एनोरेक्सिया नर्वोसा वो डिसऑर्डर है जहाँ पे डर होता है इंसान को कि वो मोटा हो जाएगा. देन बुलिमिया नर्वोसा होता है. और एक और होता है जिसमें पर्जिंग होती है, मतलब इंसान खाता तो है लेकिन वो उंगली डाल के उल्टी कर देता है जब वो एक्स्ट्रा खाता है, जानबूझ के निकाल देता है, वॉमिट आउट कर देता है. तो इस तरह के हम डिसऑर्डर इस यूनिट में पढ़ेंगे. और भी हैं जो जब हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैं अभी बता दूंगी तो फिर पूरा मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा चैप्टर समझने का. आज इस चैप्टर में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस आज के वीडियो में, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें सुनना और आपको मज़ा आएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे चीज़ें.
तो बहुत सारे थ्योरिस्ट आए, साइकोलॉजिकल थ्योरिस्ट भी आए, सोशल थ्योरिस्ट भी आए, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया असर डालती है लोगों के ऊपर, और कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूथ को डायरेक्ट करता है कि वो उन अपने ऊपर ईटिंग डिसऑर्डर को हावी होने दे। पहली चीज़ ये देखिए, यहाँ पे पिंक हाईलाइट मैं बता दूँ, जहाँ पे भी पिंक हाईलाइट है मतलब ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आ चुका है और आगे भी एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर हम किसको बोलते हैं, कब हम कहते हैं कि किसी इंसान को ईटिंग डिसऑर्डर है? जब भी कोई इंसान या तो बहुत खाता है या खाने से को रिफ्यूज़ कर देता है, खाना खाना ही नहीं चाहता, मना कर देता है खाना खाने से, या बहुत कम चुभता है, बिल्कुल चींटी की तरह, चिड़िया की तरह चुभता है, उसको उस केस में क्यों करता है ऐसा? उसके रीज़न भी होगा, उसके पीछे रीज़न क्या होगा? या तो वो कि उसकी साइकिक जो नीड है उसको पूरा करने के लिए। अब साइकिक नीड का क्या मतलब है? साइकिक नीड मतलब उसके दिमाग में कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ चल रही है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, जैसे कि मॉडल जैसी फिगर रखना, एक्ट्रेस जैसा स्लिम दिखना, या किसी छोटे कपड़ों में फिट इन होना, इस तरह की साइकी होती है। इस वजह से इंसान कम खाता है या नहीं खाता है, और इसके पीछे कोई फिजिकल नीड नहीं होती। मतलब जब वो ऐसा करता है तो उसके शरीर को ऐसा नहीं चाहिए, उसका शरीर ये नहीं चाहता कि कोई इंसान कम खाए या बहुत एक्सेस खाए, लेकिन इंसान ऐसा करता है, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। वो इंसान जिसको ये ईटिंग डिसऑर्डर होगा वो कभी अपनी बॉडी के सिग्नल्स को नहीं समझेगा। वो ये नहीं समझेगा कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मेरी बॉडी कब बोल रही है कि इट इज़ फुल, और कब मेरी बॉडी ये बोल रही है कि वो इट इज़ हंग्री और उसको भूख लगी है और उसको खाने के लिए चाहिए। तो अगर कोई इंसान अपनी बॉडी के सिग्नल को नहीं पहचानता या नहीं सुनने के लिए तैयार होता, तो वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होता है। और वो तब तक भी रुकता नहीं है जब बॉडी का सिग्नल आ जाता है कि वो सेटिस्फाइड है। जैसे कि हमें बर्पिंग जब होती है, हम डकार जब लेते हैं खाना खाने के बाद, वो एक सिग्नल होता है हमारी बॉडी का कि वी आर डन, हम फुल हो गए हैं। तो अगर इस तरह के सिग्नल्स जो बॉडी के हैं, या सेटिएशन की फीलिंग आ जाती है कि हम खाते हैं और हमें लगता है हाँ अब एकदम फुलनेस हो गई है, सो ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं बॉडी के जो कई लोग नहीं समझ पाते या लोग सुनना नहीं चाहते, उनको बस लालच होती है खाओ खाओ और खाओ वाली, तो वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। अगेन कई होते हैं कि वो खाते ही नहीं है, चाहे कितनी भूख लगे, चक्कर आए, चाहे कुछ हो, और बिकॉज दे वॉन्ट कि अरे हमें तो पतला ही दिखना है, हमें तो स्लिम ही दिखना है। सो ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, अगेन जैसे मैंने कि बताया था, एक बिंज ईटिंग होता है, एक बुलिमिया नर्वोसा होता है, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, लेकिन आज सिर्फ आप नाम याद रख लें, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग का तो पता ही है, जो बहुत खाते ही जाते हैं, उनका पेट थकता ही नहीं है, ना उनका मुंह थकता है, खाते ही हैं, वो बिंज ईटिंग होता है। अगेन कोई भी जब भी इस तरह के सिम्टम्स आप देखेंगे इनमें, तो ये जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं ये कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज़ से इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि मैंने बताया था कि कैंसर वाले पेशेंट्स हो गए, डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, ये वाले इनमें भी ईटिंग डिसऑर्डर देखा जाता है। सो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन इंडिया में तो आप कम देखेंगे, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। एक टेस्ट होता है इसको, जब सीवियर सिम्टम हो गए होते हैं, ये खाने वाले ईटिंग डिसऑर्डर के सीवियर सिम्टम होते हैं, तो एक टेस्ट भी है जो आपको जानना ज़रूरी है। जो भी इस MAPC के स्टूडेंट है, स्पेशली जो साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ईटिंग एटीट्यूड्स टेस्ट करके एक टेस्ट आता है, जिससे सीवियर डिसऑर्डर को हम पता लगा सकते हैं, लेकिन जिनमें माइल्ड डिसऑर्डर होता है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस टेस्ट से। तो अगर सीवियर है तो हम इस ईटिंग एटीट्यूड्स टेस्ट के नाम से टेस्ट है, उससे हमें पता लग जाता है। नाउ एक कारण जो बहुत मेजर कारण बताया गया है वो है कल्चर। कल्चर एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं, और जो कंटेम्प्रेरी कल्चर्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिला है। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये सबसे पहली बार मेडिकल डिसऑर्डर कंसीडर किया गया था लेट 19th सेंचुरी में, यानी 1800 की जो लाइन में काउंट होता है ना, 1885 1850 ऑनवर्ड्स। तो ये 1880 से लेके
1900 तक का जो टाइम है वो 19th सेंचुरी, तो उसमें ये ज़्यादा देखने के लिए मिला है। और जो रेट्स है इस डिसऑर्डर के ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं कुछ सालों में, 10 20 30 सालों में ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं। बुलीमिया नर्वोसा जो है ये पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था 1979 में। नाउ अगर हम हिस्टोरिकल अकाउंट देखें तो हिस्टोरिकल अकाउंट हमें क्या बताता है, हिस्टोरिकल अकाउंट मतलब प्रीवियस हिस्ट्रीज निकाल के देखें तो हमें ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में क्या पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि ये कोई अभी की बात नहीं है, ईटिंग डिसऑर्डर ये सालों साल से कई सेंचुरीज से चलता आ रहा है और बहुत रेट में है, तरह तरह के रेट्स में ये मिल रहा है। 19th सेंचुरी से पहले की अगर हम बात करें तो लोग सेल्फ स्टार्वेशन किया करते थे, मोटिवेशन चाहे कुछ भी हो उसके पीछे, लेकिन लोग करते थे, सेल्फ स्टार्वेशन का भी काम करते थे, ऐसी स्टडीज़ कहती हैं। और बहुत सारे कारण हैं इसके, कोई एक कारण नहीं है, कोई पूजा भगवान के लिए करता है, कोई किसी और रीज़न से करता है, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। अभी जो अगर हम एट प्रेजेंट बात करें ईटिंग डिसऑर्डर क्यों होता है, ईटिंग डिसऑर्डर जनरली अभी इसीलिए होता है क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस तरह के डिसऑर्डर्स के लिए। नाउ फर्स्ट जो इसमें सबसेक्शन हम पढ़ रहे हैं वो हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम इंडिया के बारे में भी जानेंगे। सोशियो कल्चरल कंपैरिजन अगर हम अमेरिका में करें तो हमें ये पता चला है कि ये जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है वो सोसाइटी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के डेवलपमेंट के लिए। और ये कॉकेशियन अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप जो है, कॉकेशियन मतलब जो गोरी चमड़ी के लोग होते हैं उन्हें कॉकेशियंस कहते हैं। जो कॉकेशियंस गोरी चमड़ी के लोग हैं उनमें जो अपर क्लास के लोग होते हैं, अपर सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर के लोग होते हैं। अच्छा, अपर सोशियो इकोनॉमिक का मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं। तो जो गोरी चमड़ी के रिच लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर देखने के लिए मिला है, ऐसा स्टडी कहती है जो रॉलैंड ने 1970 में की थी। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे इटालियंस हैं या ज्यूज़ हैं उनमें लोअर एंड मिडिल क्लास के ज़्यादा पेशेंट्स मिले हैं जिनमें ईटिंग डिसऑर्डर देखने के लिए मिला है। इन्होंने एक और चीज़ बताई है, जैसे ये ज्यूइश लोग हैं या कैथोलिक हैं या फिर इटालियन कल्चर के लोग हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क देखने के लिए मिली है ईटिंग डिसऑर्डर का होने के लिए। और बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, इनका कल्चरल एटीट्यूड जो है वो इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि फूड को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उनके कल्चर में क्या खाया जाता है, कैसे खाया जाता है, कितना खाया जाता है, उसकी वजह से लोअर और मिडिल क्लास के जो लोग हैं इटालियन ज्यूज़ एंड कैथोलिक्स में वो सफरर होते हैं। तो आपको याद रखना है गोरी चमड़ी वाले लोगों को कॉकेशियन कहते हैं। कॉकेशियन जो अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं वो ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार होते हैं अमेरिका में, और ज्यूज़ वगैरह में लोअर एंड मिडिल क्लास के लोग सफरर होते हैं। कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले हैं स्टडीज़ में कि जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन मतलब जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, वो अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनमें भी एनोरेक्सिया नर्वोसा देखने के लिए मिला है। इसका मतलब ये है कि स्किन का कलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटिंग डिसऑर्डर, है ना। अगर डार्क स्किन लोग भी इस चीज़ को करते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर इनमें भी देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब क्लियर कट आइडिया ये है कि इन लोगों में स्किन रीज़न नहीं है पतला होना या ईटिंग डिसऑर्डर होना। तो कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन भी इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि बॉडी डिससेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा कारण है, वो अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं है, इस वजह से होता है। स्टडी में जो किया था नेगेटिव कोरिलेशन मिला है बॉडी डिससेटिस्फैक्शन और स्ट्रॉन्ग ब्लैक आइडेंटिटी। अच्छा, ये जब नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि ये दोनों रिलेटेड नहीं है। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन वर्ड आता है इसका मतलब दो चीज़ें रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है पॉजिटिव वे में। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि बॉडी डिससेटिस्फैक्शन और ब्लैक स्किन दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। इट मीन्स हर एक स्किन कलर का इंसान को ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर में पतला होना अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है इस चीज़ को, जैसे कि कॉकेशियन कल्चर में भी हमने देखा। अमेरिकन एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं इनमें भी ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखा गया है। और
और जिनमें देखा गया है वो है हिस्पैनिक। हिस्पैनिक होते हैं जो स्पेनिश कल्चर के लोग होते हैं, उन्हें हिस्पैनिक कहते हैं, जो स्पेन के लोग हैं। और एशियन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन होते हैं जो जिनका एंसेस्टर्स एशिया से थे लेकिन वो अमेरिका में रहने लगे हैं, उनको एशियन अमेरिकन कहते हैं। तो हिस्पैनिक और एशियन अमेरिकन जो गर्ल्स हैं उनकी उनमें भी बहुत ज़्यादा बॉडी डिससेटिस्फैक्शन देखने के लिए मिला है, मतलब वो अपनी शरीर अपनी बॉडी से खुश नहीं है ऐसी लड़कियाँ। और ये वो लड़कियां हैं जो वाइट स्किन गर्ल्स से अलग हैं। वाइट स्किन कोकेशियंस जो कैटेगरी है, कोकेशियन से ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एशियन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक गर्ल्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब सबसे ज़्यादा तो फिर यही लोग हो गई, है ना। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को शॉर्ट फॉर्म में SES के टर्म से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आगे से कभी भी SES आए तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए आया है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते जो रिच लोग हैं वही एनोरेक्सिया नर्वोसा के शिकार होते हैं। इवन बुलीमिया नर्वोसा का भी हमने निगेटिव ही अपोजिट ही देखा है रिलेशन, यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों का। इवन बुलीमिया नर्वोसा सबसे ज़्यादा दिखाई दिया है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप्स में। नाउ अब हम बात करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में क्या है, और उसके बाद फिर हम इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। दूसरी कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर हम देखें तो ईटिंग डिसऑर्डर जो है बहुत कम है कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट्स से। ये क्योंकि पुराना एडिशन है तो हो सकता है अभी कुछ चेंजेस आए हो, तो उसके लिए आप गूगल स्कॉलर में जाके स्टडी कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा जानना है इसके ऊपर। ये तो जो आपकी बुक्स में लिखा है वही मैं बता रही हूँ आपको। अगेन, आइडियल ब्यूटी किसको कहते हैं उसके लिए भी दूसरी कंट्रीज़ में अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जैसे कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि भारत देश को भी आप ले लो, उसमें प्लमनेस मतलब जो बॉडी थोड़ी भरी भरी सी होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो जिसका हेल्दी शरीर होता है, यानी कि भरा भरा सा शरीर होता है, उसका वो इंडिकेट करती है प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, है ना, सक्सेस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मतलब इंसान अगर हेल्दी स्वस्थ दिखता है तो हम यही समझते हैं ना, अच्छे खानदान से, अच्छे खाते पीते घर से, ऐसा बोलते हैं हम लोग। सो वही इन्होंने बोला है कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में वो अट्रैक्टिव माने जाते हैं जिनकी बॉडी प्लम होती है। और अभी रिसेंट ईयर्स में भी ऐसा ही आइडेंटिफाई किया गया है कि नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड और प्री मॉडल पॉपुलेशन है उनमें भी ये ईटिंग डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। ऐसे कल्चर्स जहाँ पे जो फीमेल है उसका जो रोल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, वहाँ पे ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं उनमें ईटिंग डिसऑर्डर देखने के लिए नहीं मिला। यानी कि ऐसी मतलब जो बहुत ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे लेडीज़ को ज़्यादा ये नहीं होता कि वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हो रही हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, ऐसे कल्चर्स में ईटिंग डिसऑर्डर बहुत कम देखने के लिए मिला है। लेकिन जहाँ पे लेडीज़ के पास चॉइसेस हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिली है, जहाँ पे लेडीज़ को फ्रीडम है और वो एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, या सोशियो कल्चरल फैक्टर उनका है, मतलब सोशियो कल्चरल स्टेटस हाई है, जिन्हें बहुत छूट मिली हुई है, उनको ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसी लेडीज़ जिनको ज़्यादा छूट नहीं मिली है क्योंकि दे आर नॉट एक्सपोज्ड। अच्छा, हांगकांग और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे एनोरेक्सिया जो है इसमें इस वजह से लोग पतले नहीं हैं कि उनको फियर ऑफ बीइंग फैट वाला इशू नहीं है। मतलब वो इसीलिए नहीं पतले हैं कि, या उन्हें एनोरेक्सिया इस वजह से नहीं है कि वो मोटे होने से डरते हैं। उन्हें एनोरेक्सिया इसीलिए है क्योंकि उसके पीछे रिलीजियस रीज़न है कि वो फास्टिंग करते हैं। कोई जैसे त्यौहार आ गया तो 9 दिन का फास्ट रख लिया, है ना, और फिर रोज़ा आ गया तब फास्टिंग कर लिया। तो ये रीज़न होता है कि वाई दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि हांगकांग और इंडिया, इन कंट्रीज़ में रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और एनोरेक्सिया जैसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। अगेन, पहले जो मिडिल एजेस की बात करें तो उसमें जो सेजेस होते हैं, वो जो गुरु वो नहीं होते साधु वगैरह, वो लोग भी बहुत ये चीज़ें करते हैं, फास्टिंग। तो बेसिकली रिलीजियस फैक्टर भी एक रीज़न है वाई एनोरेक्सिया नर्वोसा एग्जिस्ट। सो कल्चरल फैक्टर्स में ये चीज़ हम देखेंगे।
इसको कल्चर बाउंड सिंड्रोम कहते हैं। जब हम किसी कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको फॉलो करने के लिए हम स्टार्व होते हैं, तो हम उसको कल्चर बाउंड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर जो है ज़्यादा प्रिवेलेंट उन ग्रुप्स में भी देखा गया है जो कल्चरल ग्रुप्स है। और अब तो कल्चरल चेंजेस भी आने लगे हैं लोगों में, बहुत सारी चीज़ें वो फॉलो ही नहीं करते। और कई लोग करते हैं कल्चर में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों इनके ईटिंग डिसऑर्डर होता है। और कई कई कल्चर्स में तो फिजिकल एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एस्थेटिक्स मतलब ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। नाउ ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिंक से हाईलाइटेड है, ईटिंग डिसऑर्डर इन इंडिया। ईटिंग डिसऑर्डर इंडिया में कैसा होता है वो हम देखते हैं। जो इंडिया में बहुत सारे लोग होते हैं वो तो बेचारे खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब ये हालत है हमारे देश में कि लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें ढंग से खाने को नहीं मिल रहा। और ऐसा देखा गया है कि 60% विमेन ऐसी है इंडिया में जो माल नरिश्ड है, क्लिनिकली माल नरिश्ड है, मतलब उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है हमारे देश में 60% विमेन। यानी इससे कोई कल्चर या बैकग्राउंड का लेना देना नहीं है, ऐसे ही क्योंकि दे आर, आई डोंट नो, दे आर निगलेक्टिंग देमसेल्व्स और दे आर बीइंग निगलेक्टेड, दोनों चीज़ें। उनको निगलेक्ट किया जा रहा है या वो निगलेक्ट खुद को कर रही हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स है उसके पीछे क्यों। अगेन साइकियाट्रिस्ट जो हैं अर्बन एरियाज़ के, वो ये रिपोर्ट करते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो केसेस हैं वो जिसको हम स्लिमिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत एक बड़ा रीज़न हो सकता है आगे होने वाली डेथ्स का। तो जो माल न्यूट्रिशन की वजह से लेडीज़ मर रही हैं वो इसी वजह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसे स्लिमिंग डिजीज़ कहते हैं, उससे मर रही हैं क्योंकि वो भूखी मरती हैं पतले होने के लिए। खास तौर से अब ऐसा क्यों देखने के लिए मिलता है बच्चों में, क्योंकि वो उन्हें टेलीविज़न आ गया है ना, फैशन मैगजीन, फिल्म्स, ये सब देखते हैं तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो पतले और ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं। इवन जो फास्ट फूड खाते हैं वो भी क्या करते हैं, खाने के बाद फिर वो कुछ और तरीके से वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं। और हमारे ट्रेडिशन, हमारे आयरनी क्या है हमारे देश में कि जो ट्रेडिशनल आइडिया है ब्यूटी का हमारे देश में, वो ये है कि जो राउंडेड फिगर्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, वेल फेड विमेन मानी जाती हैं। लेकिन स्टिल हो क्या रहा है, माल नरिशमेंट है। तो ये आयरनी इसी को कहते हैं कि जो है उसका उल्टा होना, जो होना चाहिए उसका उल्टा होना इज आयरनी। सो और भी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये बोला है कि लोगों में ऑब्सेशन है फिजिकल अपीयरेंस का, कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए इंडियन क्राउड्स में। एक स्टडी की गई जिसमें 12 से लेकर 25 साल की उम्र के यंगस्टर्स के ऊपर स्टडी की गई। ये देखा गया कि वो लोग अपने आप को पतला करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो पता चला कि वो लोग डाइट पिल्स लेते हैं अपने आप को स्लिम रखने के लिए, फैट बर्नर्स यूज़ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो स्लिम दिखें और अट्रैक्टिव दिखें। और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। और 10 फिगर जो होती है वो सबसे परफेक्ट मानी गई है, तो वो 10 फिगर हासिल करने के लिए ये ऐसा करते हैं। और जब ये लोग देखते हैं कि मॉडल्स रैंप पे चल रही हैं स्लिम एंड ट्रिम और बिल्कुल पॉलिश्ड हैं, बिल्कुल चिकनी साफ़ सुथरी हैं, तो वैसी ही बनने की कोशिश करती हैं लड़कियां। और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में जब इन सेलेब्स को देखते हैं। अगेन जो बच्चे हैं जो 12 साल की उम्र के हैं वो भी स्टार्व करते हैं खुद को, डाइटिंग करते हैं और फैट बर्नर्स भी लेते हैं, प्रोटीन शेक्स लेते हैं, क्योंकि ये भी इस वजह से भी इनको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। यानी कोई भी ऐसा एज ग्रुप नहीं है जो छूट रहा है, 12 से लेकर 25 साल के बीच में सब लोग। अच्छा, बहुत सारे स्टेट्स में है ना, एसोचैम ने ये स्टडी करी है, 2500 यंग फोक्स के ऊपर करी है और उन्होंने कुछ डाटा निकाला और रिजल्ट भी बताया हमें। तो वो क्या कहता है डाटा, वो भी हम देखेंगे कि ये जो यंगस्टर्स है अर्बन इंडिया के, उनको लगता है कि डाइट उन्हें करना चाहिए अब खूबसूरत दिखने के लिए, पतले रहने के लिए और मॉडल और सेलिब्स जैसे दिखने के लिए। और ये ऐसा फील करते हैं कि आइडियल बॉडी इमेज होनी ही चाहिए और ऐसा करना ज़रूरी है। जो बच्चे हैं
वो भी इसी तरह की सेलेब्स से बहुत इंस्पायर होते हैं और स्लिम रहने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में वो स्टार्विंग भी करते हैं और डाइटिंग भी करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही देखा गया। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बस फीमेल्स ही इंडिया में ऐसा है, मेल्स भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। नाउ जो सबसे एडवर्स इफेक्ट जो यंग लोगों में हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्पेशली जो विमेन है, फीमेल्स में हम ये देख रहे हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर की शिकार हो जाती हैं एंड इनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होने लगती है। जैसे इनको क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस वजह से इनको ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है। स्पेशली वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा वैसा फील करती हैं, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज जिसे कहते हैं वैसा। ये इनसिक्योर होती हैं इस सेंस को लेकर कि वो अच्छी नहीं दिखती, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गया होता है। उन्हें ये डर लगता है कि कहीं वो अब रिजेक्ट ना होना शुरू हो जाए मैरिज प्रॉस्पेक्ट से, या एज अ बॉयफ्रेंड उन्हें रिजेक्ट ना कर दे कोई कि भाई हम तो मोटे हैं। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है फीमेल्स, इंडियन फीमेल्स। इवन पेरेंट्स भी ऐसे हैं आजकल कि वो ध्यान नहीं देते उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, उनके बच्चों की स्ट्रेंज ईटिंग हैबिट्स है उस पर भी ध्यान नहीं देते, और इस वजह से जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला होता नहीं है। और अब बच्चा जो अपना चाइल्डहुड जिसको एंजॉय करना चाहिए वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है और सारे टाइम अपने दिमाग में यही चीज़ें लेके घूमने लगता है। नाउ कुछ जो स्टडी एसोचैम ने की थी उसने क्या रिजल्ट बताया, तो इन्होंने कुछ स्टेट्स को काउंट में रैंकिंग ऑर्डर में बताया कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है ये एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम। 12 to 25 ईयर्स के लोगों के बीच में देखी थी। सबसे पहले मुंबई आता है जिसमें 55% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम हफ्ते में 3 दिन डाइटिंग करते हैं, और 35% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम डेली डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। सेकंड पोजीशन पे जो स्टेट रीजन आता है वो है दिल्ली एनसीआर रीजन आता है जो सेकंड रैंक पे, और उसमें 40% ऐसे हैं जो वीक में 3 बार ही डाइटिंग करते हैं, और 30% ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर के जो डाइटिंग करते हैं डेली। थर्ड पोजीशन पे चंडीगढ़ आता है जिसमें अगेन 35% ऐसे हैं जो 3 दिन हफ्ते में डाइट करते हैं, एंड 25% ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट रिजीम को फॉलो करते हैं। अगेन चंडीगढ़ के बाद फोर्थ पोजीशन में अहमदाबाद है, अहमदाबाद के बाद फिर लखनऊ है, इन्होंने भी परसेंटेज के उससे बताया है, तो मैं सारा डिटेल में आपको नहीं बता रही, अभी काउंट है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन से स्टेट पहले आ रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो जो ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो सबसे पहले आ रहे हैं, एंड उसके बाद धीरे धीरे काउंट डाउन नीचे होता जा रहा है। ये जो सीवियर डाइट रिजीम ये लोग फॉलो करते हैं, ये इग्नोरेंट होते हैं कि जब ये ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ये कितना उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में ये बहुत इग्नोरेंट होते हैं जितने ये यंगस्टर्स होते हैं, और इस वजह से इनकी हेल्थ पे असर भी पड़ता है। जो यंगस्टर्स हैं ये अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं और एनोरेक्सिया के शिकार हो गए होते हैं, अपने आप को बहुत बुरी तरह से स्टार्व करते हैं ये लोग, और ये कई डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं भूखे होने की वजह से, जैसे कि डिप्रेशन हो जाता है इनको, एंजाइटी हो जाती है, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं इनको। अगर ऐसा बताया गया है कि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये ओवरवेट हैं इसीलिए ये वर्थलेस हैं, इनको ऐसी फीलिंग आती है इसीलिए ये इस हद तक चले जाते हैं, स्टारवेशन के लेवल तक चले जाते हैं, और ये हमेशा कॉन्स्टेंटली डरते हैं कि कहीं ये मोटे ना हो जाए। ये दोनों चीज़ें हैं, ओवरवेट है, दूसरा मोटे ना हो जाए इस बात का भी इनको डर रहता है। ये ऐसे रीज़न है जिस वजह से ये पतले दिखने के लिए स्टार्विंग करते हैं, भूखे रहते हैं, और ये कंपल्सिवली एक्सरसाइज भी करते हैं, मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे। अगर दिन में हमें 45 मिनट्स to 1 hour करना चाहिए तो ये कई घंटों एक्सरसाइज करते हैं, इतने कि ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए, जितनी इन्होंने कैलोरीज अंदर लिए हैं उतनी ही ये बर्न करने की कोशिश करते हैं इक्वल लेवल पे। देखिए ये पूरी साइकी है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी ऐसे इंसान की काउंसलिंग कर रहे हैं जो ओवरवेट है, जो पतला होना चाहता है और साइमल्टेनियसली उसको ये एनोरेक्सिया जैसी प्रॉब्लम है, या वो उसको डिप्रेशन को लेकर आ रहा है। तो जो डिप्रेशन एंजाइटी के लोग आते हैं उनसे भी हमें ये सवाल करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है उनको डिप्रेशन एंजाइटी इस वजह से बिकॉज दे आर स्टार्विंग। तो हम एक कारण ये भी होता है एंजाइटी डिप्रेशन का। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।
आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में जानकर, और अब जब हम टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। सो इसी थॉट के साथ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें मेरे वीडियो, सो दैट सबको हेल्प हो सके, सब लोग अच्छी शिक्षा लें और सबकी अच्छे से हेल्प करें, है ना। अब ह्यूमैनिटी नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। सो इसी इंटेंशन और पर्पस से मैंने ये चैनल शुरू किया और वीडियोस बना रही हूँ डेडिकेशन से, चाहे बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो, कोशिश मेरी पूरी होती है कि मेरा एक वीडियो ज़रूर आए चैनल पे। सो आप भी मुझे कोऑपरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।